हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका ये एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का सेट नंबर 15 है। इससे पीछे तक 14 कवर हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाइए आप उनको भी कवर करिए और साथ के साथ इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यात्री इवन बतूता किसके समय में ये भारत आया था। तो देखिए इवन बतूता भारत आया था किसके समय में, तो याद रखना है MBT के समय में आया था। और MBT क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आया था। और ये निवासी कहाँ का था, तो ये निवासी था मोरक्को का। याद रखोगे, इवन बतूता MBT के समय भारत आया और इसने अपना यात्रा एक विवरण लिखा था, यात्रा विवरण दिया इसने अपना, जिसका नाम था आपका रेहला। और इस रेहला में यात्रा विवरण में इसने FST के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में विशेष रूप से चर्चा भी की थी। तो इवन बतूता किसके समय भारत आया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया, लेकिन FST की जानकारी भी रेहला से मिलती है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए मैंने जितने भी विदेशी यात्री आपके जीडी के पेपर के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हो सकता है उनको एक ही जगह लिया है। देखिए अब्दुल रज्जाक एक ईरानी शासक था, ईरानी था आपका, और जो देवराय द्वितीय के समय भारत आया। अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अलवरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था और अलवरूनी ने ही तहकीक-ए-हिंद और किताब-उल-हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। ध्यान रखना है, हिंदुओं का इतिहास, समाज, रीति रिवाज आदि का वर्णन किसके द्वारा किया गया है, तो अलबरूनी के द्वारा किया गया। और अलबरूनी किसके साथ भारत आया, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला देखिए, यहाँ से आइए, अरब यात्री अल मसूदी प्रतिहार शासक महिपाल के समय में आया था। इसके द्वारा महजुल जवा नामक ग्रंथ को लिखा गया। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि महजुल जवा जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो अल मसूदी के द्वारा लिखा गया, जो महिपाल के समय भारत आया। इत सिंह किसके समय भारत आया था, तो एक चीनी ये यात्री था। ये इसने नालंदा विद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन इसने किया है और ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए अगला देखिए, हेरोडोटस इन्हें इतिहास का पिता कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनकी पुस्तक जो है वो हिस्टोरिका है। 5वीं शताब्दी में पूर्व के भारत फारस के जो संबंध था उसका वर्णन किया गया है, किसमें, हिस्टोरिका में। यवन बतूता एक अफ्रीकी यात्री था जो मोहम्मद तुगलक, अभी क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, इसके बारे में तो हो चुका है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। रेहला इसका यात्रा विवरण था, जिससे फिरोज तुगलक के शासन की भी जानकारी मिलती है। टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना की है और 2वीं शताब्दी में भारत की इन्होंने यात्रा की थी। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया है। डायनोसियस सम्राट अशोक के दरबार में आया है, याद रखना है। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। किस लिए आया, तो कंपनी के अधिकार को मंजूरी प्राप्त करने के लिए आया, लेकिन कैप्टन हॉकिंस के लिए जहांगीर ने कोई भी मंजूरी प्रदान नहीं की, याद रखना। उसके बाद बारबोसा को याद रखना, ये कृष्णदेवराय के समय में आया, बारबोसा, ठीक है। उसके बाद याद रखना है आपको फ्रांसीसी सैनिक ब्लेगेंडर डी लिस्पने, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसने पांडुचेरी शहर की स्थापना की है। आगे आइए, मार्को पोलो ये एक वेनिस यात्री था और पांड्य वंश के राजाओं के दरबार में आया था। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। आगे आइए, विलियम हॉकिंस भी जहांगीर के समय में आया है, इसको हम पीछे भी कवर कर चुके हैं। अगला, फाइयान ये एक चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 405 ईस्वी में भारत आया था, जो 411 ईस्वी तक भारत में रहा।
भारतीय बौद्ध ग्रंथों की जानकारी इसने प्राप्त की है और अपने विवरण में इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। याद रखोगे किसने? फाहियान ने। ठीक है, अगला देखिए, हुएनसांग हर्षवर्धन के समय आया है 630 से लेकर 643 ईस्वी तक ये भारत में रहा था और हुएनसांग ने अपना जो यात्रा विवरण दिया है वो CU की है। कौन सा है? CU की इनका यात्रा विवरण माना जाता है और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने दोनों का कार्य किया था। याद रखना है किसने? तो ये है आपका हुएनसांग। ठीक है, सारे टॉमस रो ये भी जहांगीर के दरबार में आए हैं और इनको जहांगीर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना करने की मंजूरी दी गई है। इसको याद रखना है, व्यापार करने की मंजूरी प्रदान की गई। तो इतने जो आपके विदेशी भारत में आए थे विदेशी यात्री, उनका यात्रा विवरण था। आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, गारंटी है अगर GD में क्वेश्चन आता है तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, लिख के रिवाइज मार लेना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ। ठीक है, और ये अधिवेशन किस सन में हुआ था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर दो भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल। याद रखोगे, लेकिन इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। आपको याद रखना है, जिसमें याद रखना है जो गरम दल था इसके जो नेता थे वो लाल, बाल और पाल थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जी थे। तो तीन नेता थे गरम दल के, और वहीं नरम दल में मुख्य नेता दादा भाई नौरोजी थे। इसको याद रखना है। नरम दल में मुख्य नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो अध्यक्ष पद को लेकर जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, इस दोनों गरम दल और नरम दल को एक ही मंच पर 1916 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसमें मदन मोहन मालवीय और सरोजनी और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से इनको एक ही मंच पर दोबारा लाया गया। ये आपको याद रखना है। कब? 1916 में। अगला क्वेश्चन कहता है, जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे क्या कर सकते हैं? मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्तियां अनुच्छेद 111 के तहत दी गई हैं, जिसमें राष्ट्रपति पॉकेट वीटो, निलंबनकारी वीटो और अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है किसी भी विधेयक को लेकर। जिसमें पॉकेट वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संघ के बिल को लेकर किया था। आपको याद रखना है। उसके बाद लेकिन भारत में 24वां संवैधानिक संशोधन होता है। कौन सा याद रखना है? भारत में 24वां संवैधानिक संशोधन होता है। 24वां संवैधानिक संशोधन होता है 1971 में। इसमें कहा गया, यदि राष्ट्रपति के पास संविधान को संशोधन करने से संबंधित, यानी संविधान में यदि आपको कोई बदलाव करना है, उससे लेकर यदि कोई बिल जाता है तो राष्ट्रपति को उसको मंजूरी देने के लिए बाध्य किया गया। वो था आपका 24वां संवैधानिक संशोधन 1971। तो इसमें आंसर होगा अपनी सहमति देने के लिए बाध्य किया गया है। वहीं पर धन विधेयक और वित्त विधेयक का भी यदि मामला होता है तो राष्ट्रपति को अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक यदि लोकसभा में लाया जाएगा तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, तभी वो लोकसभा में आता है। और यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है?
अब ध्यान समझना है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत का महान्यायवादी। क्या होगा? भारत का महान्यायवादी। और भारत के महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में की गई है। ध्यान सुनना है, अनुच्छेद 76 में कहा गया है भारत का एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा जिसकी नियुक्ति, ध्यान सुनना है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी। जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी और इसके वेतन और भत्ता का निर्धारण भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। याद रखोगे, ये भारत सरकार का कानूनी अधिकारी होता है। भारत सरकार का कानूनी अधिकारी ये होता है, आपको याद रखना है। लेकिन इस पद पर कौन बैठेगा, क्या योग्यताएं होंगी? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए योग्यताएं वही होंगी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं? भारत का नागरिक हो, 65 वर्ष से अधिक आयु का ना हो, ये याद रखना है। तो 65 वर्ष से अधिक आयु का ना हो, अधिक आयु का ना हो, ध्यान रखना है इतनी बात। इनका कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल क्या होगा? तो 6 साल या 65 साल, दोनों में जो भी पहले पूरा कर ले। 6 साल या 65 साल, दोनों में जो भी पहले पूरा कर लेगा वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति 62 साल का महान्यायवादी बना है तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल रहेगा। यदि कोई व्यक्ति 59 साल का बना है तो पूरा अपना 6 साल पूरा करेगा। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी ये अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। और ध्यान रखना, महान्यायवादी के लिए ही संसद में बहस करने का अधिकार होता है, संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। लेकिन यदि किसी भी पक्ष को लेकर या किसी भी विधेयक को लेकर मतदान करने की आवश्यकता हो तो इसको मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। याद रखना है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकता है। और भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो ये थे MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ ये कौन थे? भारत के पहले महान्यायवादी थे। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में स्थापित की गई थी भारत में? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखना है। तो पंचायती राज प्रणाली, ध्यान सुनना है, 1959 में पंडित जी के द्वारा, पंडित जी कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई और बाद में आंध्र प्रदेश में लागू की गई। बाद में किस में की गई? आंध्र प्रदेश। अगर पहला राज्य पूछ लेता तो आपका आंसर होता राजस्थान, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अब कुछ पॉइंट याद रखो। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पहली समिति में बात करता हूं, 1957 में बनी, जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में पंचायतों का स्तर क्या होना चाहिए, इन्होंने कहा भारत में पंचायतों का स्तर त्रिस्तरीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्त? त्रिस्तरीय। इन्होंने कहा भारत में पंचायतों का स्तर त्रिस्तरीय होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तो एक पंचायत ग्राम लेवल पे हो, एक पंचायत ब्लॉक लेवल पे हो और एक पंचायत जिला लेवल पे हो। क्या क्या बताया था उन्होंने? ग्राम, ब्लॉक और जिला लेवल पर इन्होंने कहा भारत में पंचायतों का स्तर त्रिस्तरीय होना चाहिए। ठीक है। लेकिन उसके बाद 1977 में एक दूसरी समिति आती जिसका नाम था अशोक मेहता। अशोक मेहता, इन्होंने भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की। इन्होंने कहा पहली होनी चाहिए सीधे जिला पर और दूसरी होनी चाहिए ब्लॉक पर, पहली जिला पर और दूसरी ब्लॉक मंडल पर होना चाहिए।
तो इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग करी है। किसने? अशोक मेहता ने। कब? 1977 में। जबकि बलवंत राय मेहता ने 1957 में त्रिस्तरीय ग्राम, ब्लॉक और जिला। और भारत में बलवंत राय मेहता को ही ग्रामीण पंचायतों का मुख्य माना जाता है, यानी उदारकर्ता माना जाता है। आगे आते हैं, कुछ पॉइंट आगे समझिए। पंचायती राज जो प्रणाली है, इसको 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा, याद रखना है, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। और प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ग्राम पंचायत दिवस मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को। बोलो, बात क्लियर हो गई। भारत का एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, जिसके अंदर वर्तमान समय में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई है। ध्यान रखोगे, पश्चिम बंगाल 4 स्तरीय, नागौर में पहली बार लागू। संवैधानिक दर्जा 73वां संवैधानिक संशोधन दिवस का वो होता है 24 अप्रैल। समिति पहली 1957 बनी है। कौन सी? बलवंत राय मेहता, यही जनक माने जाते हैं। दूसरी 1977 में बनी है। कै स्तरीय की मांग करिए? 2 स्तरीय। बलवंत ने क्या करिए? 3 स्तरीय। याद कैसे रखोगे? बलवंत में 4 है तो मांग 3 की कर रहे हैं। अशोक में 3 है तो मांग 2 की कर रहे हैं। 3 अक्षर 2 की मांग होगी, 4 अक्षर 3 की मांग होगी। इज राइट? क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला क्या होता है? आराम समझना, रट लो। SBL, अरे जैसे JBL का डिब्बा आता है ना गाने सुनने का, ऐसे ही आपको SBL रट लेना है। S से हो जाएगा सुएज नहर, B से भूमध्य सागर, ला से लाल सागर। तो सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, जिसका निर्माण हुआ है 1869 में। और वर्तमान में इस पर अधिकार किसका है? वर्तमान में इस पर जो अधिकार है वो मिस्र का है। ठीक है, याद रखोगे इतनी बात। आगे आइए। पनामा ये जोड़ती है प्रशांत को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ती है। पाक भारत प्लस श्रीलंका। बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? तो प्रशांत को आर्कटिक से, प्रशांत प्लस आर्कटिक को जोड़ती है। बात क्लियर हो गई? तो याद रखना SBL 1869 में है। इस पर अधिकार किसका है वर्तमान समय में? तो इस पर अधिकार है वर्तमान समय में मिस्र का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में कहा गया भारत में 1936 में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो देखिए, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान था आपका हेली नेशनल पार्क। हेली राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। और इसी को कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या कहते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। अब आपको पता होगा कि भारत में 1973 में बाघ परियोजना चलाई गई। क्या चलाई गई? बाघ परियोजना। और ये परियोजना 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही चलाई गई थी, जिसमें बाघों का संरक्षण को दिखाया गया था। याद रखोगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कान्हा ने किस लिए? ये है आपका MP में। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान में। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड के देहरादून में पड़ता है। बोलो, बात यहां तक क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में राजकोषीय घाटा क्या होता है? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजकोषीय घाटा भारत सरकार की उधारी जितनी भी है उसको छोड़कर और कुल प्राप्ति के बीच का अंतर होता है। उधारी मतलब खर्च। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच का अंतर होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा। लेकिन राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के बीच का अंतर होता है राजस्व घाटा।
राजस्व घाटा, याद रखोगे इतनी बात। अब देखिए, ये वर्तमान समय में जो भारत सरकार बजट तैयार करती है वो राजकोषीय घाटे के आधार पर ही तैयार करती है। भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ये आपको भी पता है, जबकि विश्व में रॉबर्ट वॉलपॉल ने प्रस्तुत किया था। और भारत में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किसने किया है? मोरारजी देसाई ने 10 बार। आप हमें एक कमेंट करोगे, बजट को भारत में सबसे पहले हिंदी में प्रस्तुत किसने किया? बजट हिंदी में प्रस्तुत भारत में किसने किया है, इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे बताओगे। और बजट शब्द क्या है? बुगट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? तो देखिए, सेज क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। यहाँ से निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है, याद रखना है इतनी बात, ठीक है। और इसकी अवधारणा भारत ने कहाँ से ली है? तो ये लिए चीन से, और चीन में ये स्थापित हुआ था 2000 में। कब हुआ है? 2000 में। लेकिन भारत ने कहाँ से ली? चीन से। और भारत में स्थापित कब हुआ है? तो याद रखना, भारत में स्थापित हुआ है 2005 में, याद रखोगे। तो भारत ने सेज की अवधारणा कहाँ से ली है? चीन से ली है। चीन में स्थापित हुआ 2000 में और भारत में स्थापित हुआ है 2005 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में से मिलान करना है आपको। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है। शक्ति का मात्रक होता है वाट, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो ये तो मेल हो ही गया आपका। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3 का 1 है भाई, तो 3 का 1 एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, ठीक है। प्रतिरोध ओम और शक्ति का वाट, ऊर्जा का जूल, याद रखना। ये जीडी में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है तब, ठीक है। अब समझो, देखिए फ्यूज तार जो होता है वो टिन का और सीसा का मिश्रण होता है, पहली बात, ठीक है। टिन और सीसा का मिश्रण होता है। घरों में क्यों लगाया जाता है? तो घरेलू जो विद्युत उपकरण है, जैसे बल्ब है, पंखा है, इन सबको सुरक्षित रखने के लिए अगर अधिक तेज बिजली आ जाती है, लाइट आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये पिघल जाता है, पिघल के टूट जाता है। बाकी घर के जितने भी उपकरण होते हैं उनको बचा लिया जाता है। अब याद क्या रखना है? इसका जो गलनांक होना चाहिए, फ्यूज तार का गलनांक होना चाहिए कैसा? तो निम्न होना चाहिए। गलनांक निम्न होगा तभी तो तेज लाइट आने पर ये टूट जाएगा। अगला पॉइंट, इसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? इसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? प्रतिरोध इसका उच्च होना चाहिए, ध्यान रखना है। उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। फ्यूज तार को आदर्श फ्यूज तार माना जाता है। और ये कब टूट जाता है? जब धारा अधिक तेज आती है, भारी वृद्धि हो जाती है किसमें? धारा में। धारा में अधिक भारी वृद्धि होने के कारण फ्यूज तार टूट जाता है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यसद लेपन क्या होता है? आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यसद लेपन। देखिए, लोहा पर हम सब जानते हैं, लोहा को खुले में छोड़ देने से नम वायु रखने पर इस पे क्या होती है? जंग लग जाती है। और लोहे पर जंग ना लगे इसलिए इस पर एक परत चढ़ाई जाती है, और इसी परत को कहते हैं यसद लेपन। क्या कहते हैं? यसद लेपन, या इसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनीकरण इसी को कहते हैं, ठीक है। तो लोहे पर जब जस्ते की आप परत चढ़ा दोगे तो इस जंग से आप बच पाओगे। बोलो बात क्लियर? जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है या कम जाता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी के अंदर कमी आ जाती है, याद रखना। अब देखिए, लोहे के कुछ अपने पास अयस्क होते हैं, उनको याद रखना है। इधर आइए, तो लोहे के अयस्क के लिए एक मैंने बेहतरीन ट्रिक ली है, याद रखोगे कैसी पहेली में। क्या याद रखोगे?
कैसी पहेली में, ठीक है, कैसी पहेली, कैल्सीपायराइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, हेमेटाइट, लियोनाइट, मैग्नेटाइट। लोहा का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? हेमेटाइट। लोहा का प्रमुख अयस्क होता है हेमेटाइट, और लोहे के एक अयस्क में चुंबकीय गुण भी पाया जाता है मैग्नेटाइट में। इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है मैग्नेटाइट में। आगे आइए, आयरन पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। आयरन पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। तो याद रखोगे कैसी पहेली में कौन कौन सा? कैल्सीपायराइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और मैग्नेटाइट। ये सब किसके अयस्क है? तो सब के सब लोहे के अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? तो ये ब्राउन एयर जो शब्द है, जब हम डीजे पर नाचते हैं, चलो छैया छैया जब करते हैं, तो उस समय प्रकाश रासायनिक धुआं उत्पन्न किया जाता है, और उसी के लिए एक शब्द यूज होता है ब्राउन एयर। याद रखोगे। तो जब चलो छैया छैया होगी, यानी प्रकाश रासायनिक धुआं उत्पन्न करोगे, उसे ही कहोगे ब्राउन एयर। जब ये ज़्यादा सघन होगा तो ब्राउन एयर होगा, जब ये कम सघन होगा तो उसे ग्रे, हम इसे कहते हैं ग्रे एयर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? मतलब जिसमें फल फूल तना नहीं लगता हो, वो सब पुष्पहीन हो जाते हैं। तो पुष्पहीन पादप कहते हैं थैलोफाइटा को। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? जैसे कवक हो गया, शैवाल हो गया, जीवाणु हो गया, ये सब क्या है? थैलोफाइटा के उदाहरण होते हैं। जबकि पादप जगत का प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा है। पादप जगत का प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ब्रायोफाइटा के लिए। ठीक है, अब देखिए पेड़ पौधों में कुछ हार्मोन पाए जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आइए, कौन कौन से हार्मोन होते हैं? एक ऑक्सिन हार्मोन होता है, जिब्रेलिन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन। सभी के कार्य आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ऑक्सिन जो हार्मोन होता है, इसका कार्य क्या होता है आपको याद रखना है। ऑक्सिन हार्मोन का कार्य होता है वृद्धि। पौधों में वृद्धि में सहायक होता है कौन? ऑक्सिन हार्मोन। पत्ती और फल को गिरने से बचा देता है, ध्यान रखोगे। पत्ती व फल को गिरने से बचाता है, कौन? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन। बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब जिब्रेलिन हार्मोन क्या होता है? ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। क्या होता है? वृद्धि रोधक हार्मोन। जिब्रेलिन होता है वृद्धि रोधक हार्मोन, ध्यान रखना है। जिब्रेलिन फलों के निर्माण में सहायक होता है। फलों के निर्माण में सहायक, यानी फल को निर्माण होने में मदद कौन करता है? जिब्रेलिन करता है। एथिलीन पकने में सहायक होता है पेड़ पौधों में, फलों में। ठीक है। साइटोकाइनिन कोश का विभाजन के लिए जिम्मेवार होता है। कोश का विभाजन के लिए जिम्मेवार होता है। तो याद रखना, ऑक्सिन क्या करेगा? वृद्धि करेगा। ऑक्सिन जो हार्मोन है, ये पेड़ पौधों के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि टाइम टाइम पर पेड़ पौधों की कटाई हम लोग करते रहते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है? पौधा अधिक लंबा हो जाता है। तो पौधों में मोटाई को कम करता है कौन? ऑक्सिन हार्मोन। फलों को, पत्तियों को गिरने से बचाता है कौन? ऑक्सिन हार्मोन। जिब्रेलिन क्या करता है? वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, और फलों के निर्माण में और बीज के निर्माण में, अंकुरन होने में मदद करता है। ये पकने में मदद करेगा, और कोश का विभाजन में साइटोकाइनिन मदद करता है। बोलो बात क्लियर हो गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। यहाँ आइए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। पंक्ति किसकी है? पिछली बार जीडी पूछ चुका है, तो इसको याद रखना। जॉन किट्स की ये पंक्ति है। ऐसे क्वेश्चन को याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर
कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने समय तक वो रहता है? तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ठीक है, अब आइए, इसकी स्थापना 1946 में की गई है। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। उसके बाद इसमें न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो 15 होती है अधिकतम, और एक मुख्य इसमें न्यायाधीश होता है जिसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। याद रखोगे इतनी बात। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1946, मुख्यालय द हेग नीदरलैंड, न्यायाधीश कुल मिला के 15 होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है 9 वर्ष का जिसका कार्यकाल रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन डाटा पाया जाता है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रेड डाटा बुक होती क्या है। इसके अंदर 3 प्रकार की रेड डाटा बुक के अंदर IUCN एक संस्था है, ये 3 प्रकार की लिस्ट जारी करती है। एक ग्रीन होती है, एक रेड होती है और एक ग्रे होती है। 3 प्रकार की जारी करती है, जिसमें जो रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक ये इसने सबसे पहली बार 1963 में जारी की है। कब जारी की है? 1963 में। ध्यान रखना, इस रेड डाटा बुक में विलुप्त प्रजातियों को शामिल किया जाता है। तो यही आपसे पूछा है, सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां शामिल होती हैं। अब आपको कहना होगा कि सर ये बता दो कि विलुप्त प्रजातियां कहते किसे हैं। तो पिछले 50 वर्षों में, ध्यान सुनना है, पिछले 50 वर्षों में जो जातियां नहीं देखी गई हैं, जैसे कोई भी साइबेरियन सारस ले लीजिए, ब्लैक पांडा ले लीजिए, पिछले 50 वर्षों से जो प्रजातियां नहीं देखी गई हैं उन्हें क्या विलुप्त प्रजाति माना जाता है। तो पिछले 50 वर्षों में ना देखी गई हूँ, ना देखी गई हूँ, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें माना जाता है विलुप्त प्राय प्रजाति। बात क्लियर होगी यहाँ तक? तो बस यही पूछा था, इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ ध्यान से पढ़ना है आपको। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं जिसके जरिए हम कंप्यूटर के लिए कोई निर्देश देते हैं। अरे कीबोर्ड में ए दबाते हो तो कंप्यूटर समझ जाता है मशीनी लैंग्वेज में चेंज करके कि ए दबाया गया है। तो जिनके जरिए कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है उन्हें कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो ये होगा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, अरे माउस से आप कर्सर को इधर उधर करते हो ना, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक क्या है? ये वाली है, ये जॉयस्टिक है जिससे हम गेम खेलते हैं। ठीक है, आगे लेजर पेन, टच स्क्रीन, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल बार कोड रीडर। जब आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो देखते हैं अब स्कैन किया जाता है, जो आपका जो पीछे एक वो रहता है कोड, उसके मशीन जो होता है। आगे वॉइस कोड डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सभी आपकी एक इनपुट डिवाइस हैं जिनके जरिए आप कंप्यूटर को कोई ना कोई निर्देश देते हो। आगे देखिए आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वह होती है जिनके जरिए हम कंप्यूटर को कोई निर्देश नहीं देते हैं, वो सब की सब आउटपुट डिवाइस होती हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर, हेडफोन और प्रोजेक्टर, ये आउटपुट डिवाइस हैं आपकी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आपको सेट पसंद आया होगा, और यदि आपको सेट पसंद आया है तो ज़रूर आप कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं जिससे आपका इस बार सिलेक्शन पक्का हो, एक सीट आपकी पक्की हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।